1993 में कोका कोला ने थम्स अप को पार्ले से $40 मिलियन में खरीदा। फिर जी जान लगा दी थम्स अप को मार्केट से खत्म करने में, पर वो फेल हो गए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कोका कोला की ये गलती आज भी एमबीए क्लासेस में स्टडी की जाती है। चलिए ये स्टोरी शुरू से शुरू करते हैं। कोका कोला इंडिया में 1950s में आया। तब तक थम्स अप लॉन्च ही नहीं हुआ था। कोका कोला एक वेल एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल ब्रांड था और इंडियन मार्केट में भी वो एक डोमिनेंट प्लेयर बन गया। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन 1977 में चीजें बदल गई। देखिए, 1977 में इंडिया में पहली बार एक न्यू पार्टी की गवर्नमेंट बनी और उन्होंने एक नया रूल लाया, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। गवर्नमेंट ने कोक के सामने दो शर्तें रखी। फर्स्ट, कोका कोला को अपनी इंडियन यूनिट का 60% ओनरशिप इंडियन पार्टनर्स को देना होगा, और सेकंड, कोका कोला को अपना सीक्रेट फॉर्मूला डिस्क्लोज करना होगा। कोका कोला के लिए अपना सीक्रेट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। कोका कोला के इंग्रेडिएंट्स तो लोग गेस कर सकते हैं कि उसमें शुगर होगा, कोला एक्सट्रैक्ट होगा, कैफीन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर एग्जैक्टली कौन सा इंग्रेडिएंट किस प्रोपोर्शन में है ये फैक्ट्री वर्कर्स को भी नहीं पता होता। सारे फैक्ट्रीज में इंग्रेडिएंट्स के 9 बैग्स आते हैं, जिन पर मर्चेंडाइज 1, मर्चेंडाइज 2 ऐसे लिखा होता है। अर्बन लेजेंड ये है कि एक्चुअल फॉर्मूला सिर्फ 2 लोगों को पता है, और वो 2 लोग कभी भी साथ में ट्रैवल नहीं करते। उस फॉर्मूले की सिर्फ एक रिटर्न कॉपी है, जो कोका कोला वर्ल्ड अटलांटा में एक बड़े से वॉल्ट में लॉक्ड रहती है। एक बार कोका कोला के एक एम्प्लॉय जोया विलियम्स ने ये सीक्रेट फॉर्मूला $1.5 मिलियन में राइवल पेप्सी को बेचने की कोशिश की। इतना बड़ा बवाल हो गया कि एफबीआई खुद इन्वॉल्व हो गई। एफबीआई ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें उन्होंने जोया विलियम्स और को कॉन्स्पिरेटर्स को पकड़ लिया। टू समराइज, कोका कोला अपने सीक्रेट फॉर्मूला को डिस्क्लोज करने के लिए तैयार नहीं थी, तो बस कोका कोला को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और इंडियन मार्केट से एग्जिट करना पड़ा। कोका कोला के जाने के बाद इंडियन कंज्यूमर्स के पास कोई ढंग का कोला ऑप्शन बचा नहीं था। इसी मार्केट गैप को आइडेंटिफाई किया 37 इयर्स ओल्ड रमेश चौहान ने। रमेश चौहान वॉज ग्रैंडसन ऑफ लेजेंडरी मोहनलाल दयाल चौहान, जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के सपोर्ट में 1929 में पार्ले ब्रांड स्टार्ट किया था। 1970s आते आते पार्ले ब्रांड इतना बड़ा हो गया था कि उसको 3 इंडिविजुअल कंपनीज में डिवाइड कर दिया गया। पहला, पार्ले प्रोडक्ट्स, जो बिस्किट्स बनाती थी, जैसे पार्ले जी, क्रैक जैक, मोनाको। दूसरा, पार्ले एग्रो, जो फ्रूट बेवरेज बनाते थे। तीसरा, पार्ले बिस्लेरी, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के बिजनेस में थे। रमेश चौहान पार्ले बिस्लेरी को लीड कर रहे थे। उन्होंने 1977 में गोल्ड स्पॉट को भी रिलॉन्च किया। इससे उन्होंने कार्बोनेटेड बेवरेजेस बनाना और बेचने का टेक्निकल नो हाउ समझा। रमेश चौहान ने अपना ग्रेजुएशन MIT से किया था और उनके पढ़ाई के दौरान उन्होंने यूएस में कोका कोला का क्रेज देखा था। वो चाहते थे कि इंडिया के लिए भी ऐसा ही एक आइकॉनिक कोला प्रोडक्ट लॉन्च करें। रमेश चौहान ने कोका कोला को कॉपी करने के बजाय कुछ अलग ट्राई किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडियंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग और स्पाइसी टेस्ट पसंद आता है। उन्होंने थम्स अप लॉन्च किया, जिसमें फिज ज्यादा था और टेस्ट स्ट्रॉन्ग। इसकी टैगलाइन बनी, टेस्ट द थंडर। उनका ये गैम्बल वर्क हो गया। अगले 15 सालों में थम्स अप ने पूरे इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया। रमेश चौहान ने इंडियन मार्केट को क्रैक कर लिया था। थम्स अप के लिए सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन 1991 में फिर पॉलिटिक्स चेंज हुआ। 1991 में इंडिया में आए LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन पॉलिसीज के वजह से फॉरेन ब्रांड्स की इंडिया में एंट्री फिर से पॉसिबल हुई और 1993 में कोका कोला भी वापस आया। पर कोका कोला के लिए फिर से मार्केट में एंट्री लेना आसान नहीं था। मार्केट में पार्ले जैसे इंडियन ब्रांड्स ने सारा बेवरेज मार्केट सैचुरेट कर रखा था, और 1990 में भी एक्चुअली पेप्सी ने इंडियन ब्रांड्स के साथ मिलकर पेप्सी लहर लॉन्च कर लिया था। पेप्सी क्विकली मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा था। कोका कोला के लिए टाइम वाज ऑफ एसेंस। इंस्टेड ऑफ ग्राउंड अप सब फिर से रिबिल्ड करने के, उन्होंने $40 मिलियन देकर पार्ले के सारे बेवरेज ब्रांड्स खरीद लिए, थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट और माजा। दिस वॉज अ मास्टर स्ट्रोक। कोका कोला एक इंटरनेशनल ब्रांड था। वो लोग अपने साथ एक एक्सपर्टीज लेकर आ रहे थे। उनका प्रोडक्ट भी वर्ल्ड क्लास था।
उनको पार्ले के ब्रांड्स खरीदने से 3 चीजों का एक्सेस मिला। पहला, बॉटलिंग प्लांट्स। बॉटलिंग प्लांट्स बेवरेजेस के लिए फैक्ट्री जैसे होते हैं, जहां फॉर्मूला और वाटर को मिक्स करके बेवरेज बनाया जाता है। नए बॉटलिंग प्लांट सेटअप करना इंडिया में इजी टास्क नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको लैंड एक्विजिशन, लाइसेंसिंग और लेबर लगता है। एक इंटरनेशनल कंपनी को इंडिया में ये सब करने में कई साल लग जाते हैं। कोका कोला के लिए टाइम वॉज ऑफ एसेंस। पार्ले के बेवरेजेस खरीदने से कोका कोला को बॉटलिंग प्लांट्स का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया, जहां वो लोग अब अपने भी प्रोडक्ट्स बनाने लगे। दूसरा था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जैसे आपके पास अलग अलग लोकेशन पर बॉटलिंग प्लांट हैं, पर आप वहां से डायरेक्टली दुकान में प्रोडक्ट्स बेच नहीं सकते। आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स लगेंगे जो ये प्रोसेस हैंडल करते हैं। पार्ले के प्रोडक्ट्स बाय करने से कोका कोला को कंट्री वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एक्सेस मिला। उन्हें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कोई नए कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और फाइनल चीज जो कोका कोला को मिली वो था रिटेलर्स के साथ रेडीमेड रिलेशन। क्योंकि आप प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बना लो, उसकी मार्केटिंग कितनी भी कर लो, आपका प्रोडक्ट तो फाइनली रिटेलर ही बेचता है। एक नए कंपनी को रिटेलर्स का ट्रस्ट जीतने में कई साल लग जाते हैं, पर कोका कोला ने ये एक डील में हासिल कर लिया। ये डील कोका कोला और थम्स अप के लिए विन विन थी, पर कोका कोला के कुछ और ही प्लान्स थे। थम्स अप उस टाइम पे इंडिया का 80% कोला मार्केट ओन करता था। मतलब थम्स अप कोला का किंग था और कोका कोला के स्टार प्रोडक्ट कोक का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। कोका कोला ने सोचा कि हम धीरे धीरे मार्केट में थम्स अप का सप्लाई कम करेंगे और नेचुरली कस्टमर्स कोक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये करने के लिए कोका कोला ने 3 स्ट्रेटेजीज अपनाई। पहला, मार्केटिंग बजट कट। थम्स अप के एड्स टीवी से गायब होने लगे, सारा पैसा कोका कोला की ब्रांडिंग में लगने लगा। दूसरा, सप्लाई चेन सबोटाज। रिटेलर्स को बोला गया कि अगर वो कोक रखेंगे तभी उन्हें बाकी ब्रांड्स मिलेंगे। कई जगह पर थम्स अप की सप्लाई जानबूझकर रोक दी गई। तीसरा, शेल्फ स्पेस। दुकानों में फ्रंट रो पर कोक दिखने लगी और थम्स अप को पीछे ढकल दिया गया। उन्हें लगा कि अगर लोगों को थम्स अप मिलेगा ही नहीं तो वो मजबूरी में कोक पिएंगे। पर यहां कोक से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। एट दिस पॉइंट पेप्सी पहले से वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड था और कोक ने अभी अपना मार्केट बनाया नहीं था। तो थम्स अप नहीं मिलने पर कंज्यूमर पेप्सी लेने लगे। रिजल्ट ये हुआ कि थम्स अप का मार्केट शेयर गिरने लगा और पेप्सी का तेजी से बढ़ने लगा। ये बात जल्द ही कोका कोला एग्जीक्यूटिव्स को समझ आ गई। कोका कोला ने तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी पूरी तरह बदल दी। उनको समझ में आया कि उन्हें थम्स अप के साथ कंपीट करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस थम्स अप और कोका कोला की ब्रांड पोजीशनिंग अलग अलग करने की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ऑन अ सरफेस लेवल ऐसे लगता है जैसे स्टिंग और रेड बुल कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि दोनों भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं। पर एक्चुअली ये ट्रू नहीं है। स्टिंग एक अफोर्डेबल ड्रिंक है जो मासेस को टारगेट करता है, और रेड बुल एक प्रीमियम ड्रिंक है जो ज्यादा पेइंग अर्बन ऑडियंस को टारगेट करता है। ये चीज स्टिंग एंड रेड बुल के मार्केटिंग से भी समझ आती है। स्टिंग के एड्स मासेस के लिए बीजीएमआई में दिखते हैं और रेड बुल के थोड़े प्रीमियम एडवेंचर स्पोर्ट्स और F1 जैसे लोकेशंस में। एनीवे, कमिंग बैक टू कोका कोला एंड थम्स अप, कोका कोला ने भी डिसाइड किया कि थम्स अप और कोका कोला की पोजीशनिंग को इतना अलग करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ कंपीट ही ना करें। उन्होंने थम्स अप को एक नए अवतार में पेश किया। सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स के साथ मैचो और एडवेंचरस इमेज बनाई गई। आज कुछ तूफानी करते हैं जैसे कैंपेन से थम्स अप की पोजीशनिंग बनाई। और कोका कोला के लिए उन्होंने चिल कैजुअल इमेज बनाई। आमिर खान को लेकर ठंडा मतलब कोका कोला जैसे आइकॉनिक मार्केटिंग कैंपेन्स चलाए। आज की डेट में कोका कोला और थम्स अप दोनों भी इंडिया में सुपर सक्सेसफुल बेवरेजेस हैं। थम्स अप इंडिया का पहला होम ग्रोन सोडा ब्रांड है जिसने $1 बिलियन रेवेन्यू का मार्क क्रॉस किया। आज भी कई स्टेट्स में थम्स अप की सेल्स कोका कोला से कहीं ज्यादा है। कोका कोला को करोड़ों का लॉस और कई साल लगे ये समझने के लिए कि उन्हें थम्स अप से मार्केट चुराने की जरूरत नहीं, पर कोक के लिए एक अलग मार्केट बनाने की जरूरत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आप बिजनेस खरीद सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन खरीद सकते हैं, लेकिन आप ब्रांड लॉयल्टी नहीं खरीद सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।